नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है मैं क्यों पर आई। माँ आई, बेहद कमज़ोर, जर्जर, झुकी हुई। दमकता हुआ रंग स्याह पड़ गया था। प्रशांत का हाथ थाम कर वे सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं। 4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही हाँफ गईं। छाया का मन भर आया। वह दौड़कर नीचे आई। एक तरफ प्रशांत ने सहारा दिया, तो दूसरी तरफ छाया ने पकड़ा। थकी हारी माँ आते ही पलंग पर पड़ गई। इस उम्र में इतनी शिथिल हालत में माँ दिल्ली से लखनऊ आ गई, गनीमत थी। छाया ने पति को मन ही मन सशत धन्यवाद दिया। प्रशांत के ही बस का था कि वे माँ को सुरक्षित ले आए। गोपाल दा ने तो पत्र में पैसे का ही रोना रोया था। उस पत्र का एक एक अक्षर छाया को याद है। प्रिय छाया, स्नेह, आशा है कि तुम सब कुशल पूर्वक होगे। खैर, ये सब बातें तो फोन पर भी की जा सकती है। मूल मुद्दा माँ को रखने की समस्या है। तुम तो जानती हो कि इस वर्ष बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। माँ की देखभाल तथा बढ़ते खर्चों के कारण मैं तथा तुम्हारी भाभी बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बेहतर होगा कि प्रशांत को भेज दो ताकि वे माँ को ले जाएं। तुम्हारे पास रहकर उनका हवा पानी भी बदल जाएगा तथा वे स्वस्थ भी रहेंगी। सेहत सामान्य है। तुम्हारे गोपाल दा। पत्र आते ही छाया उलझ सी गई थी। प्रशांत भी झुंझला गए थे। यह क्या बात हुई? इतने बड़े इंजीनियर होते हुए भी गोपाल दा खर्चे का रोना ले बैठे। यह कहो कि माँ की जिम्मेदारी लेना नहीं, पूछना ताछना कुछ नहीं, दन से कह दिया कि माँ को ले जाओ। श्रीमान जी खुद छोड़ने भी आ सकते। हाँ भाई, खर्चा जो होगा। यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है। ठीक तो है, तुम्हारी जीत से तुम्हारे मायके के बगल में घर लिया है, भुगतना तो पड़ेगा ही। इतना कह सुनकर प्रशांत बाहर निकल गए तो छाया ने चैन की सांस ली। जब से बाबूजी नहीं रहे थे, माँ गोपाल दा के पास दिल्ली में ही रही थी। वे दिन अब स्वप्न सरीखे रखते हैं। 5 बरस बीत गए। जिन दिनों प्रशांत का तबादला लखनऊ हुआ था, छाया बेहद भावुक हो गई थी। उसी भावुकता में आकर उसने प्रशांत से जिद करके जोड़ तोड़ कर माँ बाबू के जी के पड़ोस में ही अपना घर लिया था। एक को दूसरे का सहारा था। बच्चे छोटे थे, दोनों घर गुलजार किए रहते थे। गोपाल दा या शेखर आते तो माँ बापू जी की प्रसन्नता देखते ही बनती, लेकिन तब भी जिम्मेदारी छाया के सिर पड़ती। दोनों भाभियां तो मेहमान की तरह आती, हंसती खिलखिलाती, घूमने फिरने जाती, लेकिन रसोई में नहीं झांकती। माँ बाबू जी के लिए कपड़े आते, छाया प्रशांत और बच्चों के लिए उपहार आते। 2-4 दिन कैसे बीत जाते जैसे कोई उत्सव, लेकिन छाया पस्त हो जाती। जिन दिनों भाई भाभी आते, माँ की रसोई छाया के मत्थे मर दी जाती। बाद में भी घर समेटते समेटते कई दिन लगते। अपना घर तो वही भूल ही जाते, लेकिन फिर भी वह मगन रहती। सोचती गोपाल दा और शेखर तो बाहर हैं। माँ बाबूजी को हारी बीमारी में उसी का तो सहारा है। प्रशांत भी घर के बेटे की तरह माँ बापूजी की देखभाल करते। जिन दिनों बाबूजी नर्सिंग होम में भर्ती थे, प्रसाद ने दिन रात एक कर दिया था। गोपाल दा 2 हफ्ते भर के लिए छुट्टी लेकर आए थे। नर्सिंग होम के बिल भी इन्होंने दिए थे, लेकिन छोटा शेखर तो छुट्टी का ही रोता रहा था। डॉक्टर होते हुए भी बीमार पिता को देखने की फुर्सत से नहीं थी। अंत में जब बाबूजी के न रहने की खबर उसे दी गई, तब 2 दिन के लिए शेखर और भाभी आए थे। छाया और प्रसाद ने बाबूजी की तरह के बाद माँ से कितना कहा था कि वे उनके पास रहें। बाबूजी का घर किराए पर चढ़ा दिया जाएगा, बाकी थोड़ी पेंशन तो माँ को मिलेगी ही। लेकिन माँ ही अड़ गई थी कि अपने बेटा बहू के होते वो किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। यह किसी शब्द छाया को खटक गया था। अपनी व्यथा उसने किसी से नहीं कही थी, लेकिन मारे गुस्से से वह माँ के पास दिल्ली गई ही भी नहीं। बाबूजी को गुजरे साल होने को आया। फोन पर बातें हो जाती, लेकिन छाया ना माँ से मिलने गई, ना मिलने की इच्छा जाहिर की। वही माँ आज अपने बेटे के पास से खोटे सिक्के सी वापस लौटा दी गई। एक बार छाया के मन में आया कि माँ को गोपाल दा का पत्र दिखा दे कि क्या इसी बेटे पर आपको इतना भरोसा था, लेकिन चुप लगा गई। गोपाल दा ने एक बार भी नहीं सोचा कि छाया की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और फिर प्रशांत की भी तो नौकरी भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ भी बढ़ते बच्चे हैं, उनके खर्चे भी हैं। जब तक बाबूजी थे ठीक ठाक था, अब हारी बीमारी में क्या माँ के पैसों का हाथ लगाना ठीक होगा? उनके पैसों से उनका पूजा पाठ का खर्चा चल जाए और वक्त बेवक्त किसी के आगे हाथ न फैलाएं, यही बहुत था। जिस साल छाया ने 8वीं पास की थी, गोपाल दा उसी साल इंजीनियरिंग पढ़ने रुड़की गए थे। छाया मेधावी थी, पढ़ाई में खूब मन लगता था उसका, लेकिन शायद तब जमाना और ही था। लड़कियों को शिक्षित किया जाता था
ताकि इन्हें सुपात्र मिल सके। छाया भी बजाय विज्ञान और गणित पढ़ने के इतिहास, भूगोल और संस्कृत पढ़ने लगी, सस्ते और टिकाऊ विषय। बाबूजी की सीमित आमदनी में गोपाल दा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा निकलना ही कठिन था। तब छाया और शेखर की पढ़ाई के लिए कुछ तो समझौता करने ही पड़ते। गोपाल दा की 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में धीरे धीरे माँ के काफ़ी गहने बिक गए। यही आसरा था कि एक दिन गोपाल दा की पढ़ाई पूरी होगी और अच्छी नौकरी लगेगी, तब दिन बहुरेंगे। लेकिन कहाँ बहुरे दिन। गोपाल दा की नौकरी लगी ही थी कि उन्होंने बिना बताए एक मित्र की बहन से ब्याह कर लिया। माँ जार जार रो पड़ी थी। दहेज की उम्मीद उन्हें नहीं थी, लेकिन इंजीनियर बेटा सेंट मेंथ में चला गया, यह बात उन्हें बुरी तरह अखर गई थी। इसलिए जब राखी पर जबलपुर वाली बुआ आई तो उन्होंने बहू आने की बधाई दी, तो माँ उनके आगे अपना दुखड़ा ले बैठी। कैसी बहू? आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा बेटा बहू को, हंस के दो चाहे रो के, जहाँ रहें खुश रहें। एक ही उम्मीद थी कि जो थोड़ा बहुत पान फूल गोपाल के ब्याह में आता, उससे कम से कम छाया निपट जाती। कैसे ब्याह करूंगी छाया का, कहते कहते माँ का गला भर आया। निसंतान बुआ ने माँ का हाथ पकड़ लिया। ना भाभी, बच्चों को ऐसे नहीं कहते। छाया तो तुम्हारी अकेली बिटिया है, और एक बेटी का ब्याह तो घर के चारों कोनों झाड़ने से भी हो जाता है। तुमसे कन्यादान का पुण्य मैं नहीं छीनूंगी। हाँ, अगर हो तो शेखर को मेरी गोद में डाल दो। सचमुच बुआ ने अपना आंचल पसार दिया था। छाया से 1 बरस छोटा शेखर उस बार बुआ के साथ जबलपुर चला गया। छाया अकेली रह गई थी। माँ बापूजी बहुत दिनों तक शेखर के लिए हुड़कते रहे थे, लेकिन शेखर बुआ के घर राजकुमारों की तरह पल रहा था। शुरू शुरू में उसके पत्र जल्दी जल्दी आते, लेकिन धीरे धीरे माँ की ममता पर भौतिक सुविधाएं हावी होती चली गईं। बुआ फूफा ने उसके लिए एक स्वर्णिम भविष्य नियत कर दिया था, सो शेखर ने भी किसी को निराश नहीं किया। माँ बाबूजी चाहते थे कि छाया को भी अपने भाई जैसा डॉक्टर या इंजीनियर बर मिले, लेकिन ऐसे दूल्हों के दाम चुकाने लायक पैसे भी तो बाबूजी के पास नहीं थे। न ही छाया में उतनी योग्यता थी। फिर छाया की किस्मत भी उतनी सुनहरी नहीं थी जितनी गोपाल दा और शेखर की। स्वाभिमानी बाबूजी की बेटी के ब्याह में बेटों से एक पैसा भी लेना गवारा न था। न बाबूजी ने मांगा, न ही गोपाल दा ने दिया। प्रशांत स्टेट बैंक में क्लर्क थे, मेहनती थे। उनकी सीधी सरल बिटिया के लिए इससे अधिक सुयोग वर मिल पाना कठिन है। फिर भी उम्मीद थी कि विभागीय परीक्षाएं पास करके सुशांत एक न एक दिन ऑफिसर ग्रेड में पहुंच ही जाएंगे। प्रशांत ने के भरे पूरे परिवार में छाया ब्याह दी गई, लेकिन छाया प्रशांत की छत्र छाया में संतुष्ट थी, सुखी थी। बाबूजी के घर में सादा रहन सहन था, तो प्रशांत घर में भी दिखावा नहीं था। हालांकि बच्चे हुए तो आर्थिक स्तर पर छाया को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। महीने भर की लगातार सेवा से माँ कुछ चैतन्य हुई। जिस हाल में वे आई थी, छाया का कलेजा मुंह को आ गया था। मोहल्ले पास पड़ोस के लोग भी सकते में थे। क्या दिल्ली में बेटा माँ का इलाज नहीं करा पाया? छाया ही जिस तीस की सफाई देती फिरती की माँ को अपने घर की हुड़क लगी थी, लेकिन भाभी ने माँ की जो गत बनाई थी उसे छाया अंदर तक हिल गई थी। माँ स्वस्थ हुई तो शरीर से भी मन से भी, लेकिन बेटा बहू के खिलाफ एक शब्द भी न बोली। लेकिन माँ की पीढ़ी के लोग शायद बेटों से कुछ अधिक ही मोह रखते हैं। गोपाल दा तो शुरू से इनके बेहद दुलारे थे। माँ ने प्रशांत को घर की अलमारी की चाबियाँ देकर घर के कागजात निकालने का आदेश दिया, तो छाया का माथा ठनका। अब ये मकान के कागजात क्या करेंगी माँ? माँ ने स्वयं खुलासा कर दिया। वो क्या है ना बिट्टो, अब छाती पर लाद कर तो कुछ ले जाना नहीं है। जीते जी इस मकान का आला भला कर जाऊं, जो कुछ है बच्चों में बांट दूं, तो नाम भी होगा। मने पर क्या देखने आऊंगी, हिस्सा भी मिलेगा। कम से कम बेटी के ब्याह के लिए उसे फीस करा देगी। अपने ब्याह के बाद भी उसके पास खर्चों की ऐसी मारा मारी रही कि एक गहना तक न गड़वा सकी। पुश्तैनी घर बिकने से अगर उसे भी कुछ धन मिला तो बिटिया के ब्याह के लिए मदद हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने अपने घर से छाया को सबसे अधिक लगाव था। अब हमारे जाए का इंतजाम करा दो बिट्टो, बिटिया घर कब तक पड़े रहेंगे? पर अम्मा, गोपालदार भाभी ने तो एक बार भी सूद नहीं ली तुम्हारी। इतनी तबीयत खराब रही, कभी झांकने भी तो ना आए, ना तुम्हें आने को कहा। ऐसे कैसे चली जाओगी? अब कोई नेता थोड़ी भेजेगा गोपाल, आखिर जाना तो उसी के पास है। और थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हर घर में होती है। कोई घर छोड़ देता है? लल्ली, अब ऐसा है 6 लाख रुपए हैं, 3 लाख गोपाल को दूंगी और 3 शेखर को। जब तक जीऊंगी शान से रहूंगी। छाया सुन्न पड़ गई, बड़ी मुश्किल से बोली, और मेरा हिस्सा अम्मा? बिटिया का कैसा हिस्सा बिट्टो? माँ बड़ी ही इम्तिनान से बोली।
तेरा ब्याह इतनी धूमधाम से किया, हैसियत भर सोना दिया, तिलक दहेज भी दिया, और क्या लेगी बिट्टू? बिटिया का मन तो अंधा कुआं होता है, भरते जाओ, पूरा ही नहीं पड़ता। तू अपना हिस्सा किस्तों में ले चुकी छाया, फिर काहे बात का रोना? अब बेटों को देने दे मुझे, आखिर मुखाग्नि तो वे ही देंगे। छाया को उम्मीद ना थी कि माँ इतना स्वाद भरा कड़ा निर्णय लेगी। अच्छा हुआ कि प्रशांत टूर पर गए थे। माँ के पास से उठकर लड़खड़ाती हुई भगवान की कोठरी में आ बैठी। किसकी अदालत में जाकर गुहार लगाए छाया, कौन सुनेगा उसकी फरियाद? ठगी गई थी छाया, अपनी माँ ने ही ठगा था। आज माँ ने जता दिया था कि बेटी सच में पराई ही होती है। भाइयों की पढ़ाई के लिए छाया की पढ़ाई बलि चढ़ गई थी। छाया चुप रही। इस बार माँ के इलाज में जितने भी पैसे लगे उसने अपनी बचत के पैसे लगाए। प्रशांत से झूठ बोला कि माँ ने दिए। माँ पर हुए खर्चों के बारे में ना माँ ने कुछ पूछा, ना ही गोपाल दा या शेखर ने। आज माँ कहती है उसका दहेज ही पितृधन था। छाया बिलख रही थी। छाया भगवान की तहरी पर रो रही थी और सोच रही थी उसके करोड़पति भाइयों के लिए 3-3 लाख रुपए क्या कोई मायने भी रखते हैं? माँ की 3-3 लाख रुपए की वसीयत के बाद भी यदि गोपाल दाव शेखर के घर माँ का निवाह नहीं हो पाया तो क्या छाया एक बार फिर से माँ की जिम्मेदारी उसी निश्चल मन से ले पाएगी? बहुत पहले अपने ब्याह में बुआ द्वारा एक लोक गीत की पंक्ति उसे बार बार याद आ रही थी। भैया को दियो बाबुल महल 2 महला, हमको दियो परदेस। आज माँ ने बेटी को हाशिए पर रख कर उसे सचमुच पराई परदेसी बना दिया था। आज की कहानी मैं क्यों पराई आभा श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।